ठीक है, आई गेस कि आपने 9th या 10th में सबसे पहले पढ़ा होगा ग्रेविटेशन में, है ना। ग्रेविटेशन फील कहाँ करते हो आप बताइए। जो किसी बॉडी का वेट होता है ना, वो क्या होता है यार, व्हाट इज बॉडी वेट? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, है ना। हम लोग मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड हैं सारे समय, हर टाइम लोग ग्रेविटी से कनेक्टेड हैं, है ना। क्योंकि हमारी बॉडी में सारे टाइम क्या लग रहा है, अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है, mg। तो डायरेक्टली हम लोग ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ऑलरेडी हैं, है ना। तो आप मुझे बात बताइए कि ग्रेविटेशन फोर्स कितना होता है, तो बताएगा मुझे? नहीं, लेकिन आज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, देखो दुनिया में क्या है, जितने भी मासेस हैं वो सब एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नेचर में कुछ फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं जिसके ऊपर पूरी दुनिया टिकी हुई है, ठीक है। अगर नेचर में फोर्सेस गायब कर दिया जाए तो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, बहुत शुरुआत क्लास में आपको बताया था, ठीक है गौरी बेटा। जो फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं उसमें ग्रेविटेशन होता है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। फ्रिक्शन फंडामेंटल फोर्स है, फ्रिक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना। नेचर में जितने भी फोर्स हैं उनको ब्रॉडली हम 4 कैटेगरीज में रख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, जब मॉलिक्यूल्स और एटम्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होता है, जो कि आप 12th में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ही आते हैं, है ना। कितने नेचर में फंडामेंटल फोर्सेस हैं जिससे पूरी दुनिया की हुई है ना। भी है ग्रेविटेशन फोर्स, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज नोट डाउन। ग्रेविटेशन फोर्स द फंडामेंटल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसमें आपके दोनों आ गए, जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल रहे हैं, है ना, एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ये फंडामेंटल है ग्रेविटेशन के पार्ट। नहीं, मैं आपको फंडामेंटल फोर्सेस बता रहा हूँ। ये भी पूछा जाता है कि दुनिया में भाई नेचर में कितने फंडामेंटल फोर्सेस हैं, है ना। बिल्कुल विशाल का सही बोला आपने, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, इतने तरह के हमारे फोर्सेस होते हैं और बाकी जितने भी आपको फोर्सेस दिख रहे हैं वो सब इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने कौन सा फोर्स पढ़ा, नॉर्मल रिएक्शन पढ़ा ना आप लोगों ने। कोई बताएगा नॉर्मल रिएक्शन किस कैटेगरी में फॉल करेगा? अच्छा, थोड़ा पहले मैं आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बता दूं। आप ये बताओ मुझे कि जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं उनमें क्या होता है, बोलो ना बेटा, बोलो बोलो। जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं उनमें आपस में क्या होता है, रिपल्शन होता ही होता है। तो फिर ये बताओ कि न्यूक्लियस स्टेबल कैसे होता है? किसने सोचा कभी कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं, पढ़ चुका आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। तो बहुत सारे हाँ मतलब वहाँ पे पता क्या होता है, अनोडा भी आपको क्वेश्चन सुनोगे, वहाँ पे क्या होता है कि प्रोटॉन्स में एक अट्रैक्शन फोर्स भी होता है, हाँ। न्यूट्रॉन्स भी होते हैं बट प्रोटॉन्स, मेरा मेन पॉइंट ये था प्लस प्लस में रिपल्शन होता है। तो प्रोटॉन को क्या होना चाहिए, रिपल्शन होना चाहिए, पूरा न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बहुत पास होने के बाद भी एक दूसरे से क्या रहते हैं, बाइंड रहते हैं। तो वहाँ पे होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, या आप ट्वेल्थ में पढ़ोगे। ऐसे वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं, इनके बारे में आपको शायद पता हो कि अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स निकलते हैं। नहीं पढ़ा कुछ रेडियोएक्टिविटी पढ़ ली, बीटा पार्टिकल्स पढ़े। जब बीटा पार्टिकल निकलते हैं तो वहां पे वीक न्यूक्लियर फोर्सेस का रोल होता है। बट ये फंडामेंटल फोर्सेस है, नॉट फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। फंडामेंटल फोर्सेस एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज आर डिफरेंट, है ना। फंडामेंटल क्वांटिटीज तो वो थी जिनको एक्सप्लेन करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती थी, यार फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फोर्सेस तो मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में जितने भी फोर्सेस हैं वो 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो आप, ठीक है। नॉर्मल एक्शन किस कैटेगरी में आएगा बताओ? अनुष्का देखते हैं बेटा, नॉर्मल एक्शन सोचो। ग्रेविटेशन, मैं ग्रेविटेशन
यहाँ कहाँ ग्रेविटी आ गई? दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये जो मेरे हाथ के मॉलिक्यूल्स एटम्स है ना, और जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स एटम उनमें फोर्स लग रहा है, तो जो एटम्स में फोर्स लगता है वो क्या होता है? दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कोई आपसे पूछता है नॉर्मलाइजेशन कैसा फोर्स है, तो कैसा है? ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नोट करना है, ठीक है। टेंशन, रस्सी में टेंशन जो होती है वो किसके बीच में होती है? अरे भाई मॉलिक्यूल्स के बीच में तो लगती है, आप खींच रहे हो उसको तो मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है ना, ठीक है। तो टेंशन फोर्सेस क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और फ्रिक्शन फोर्स ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जहां भी कांटेक्ट हो रहा है ना, जहां पे आप किसी को पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, सारी फोर्सेस कैसी हैं? जहां भी एटम्स का कांटेक्ट है आपस में, उन फोर्सेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। थोड़ा सा आपको ग्रेविटेशन शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको फोर्स के बारे में आइडिया होना जरूरी है, हालांकि मैं डिस्कस कर चुका हूं बहुत पहले, नोट नहीं करवाया था, ठीक है। टेंशन फोर्स कैसी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नॉर्मलाइजेशन कैसी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे एटम्स मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स आ रहा है, ठीक। फ्रिक्शन फोर्स कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स जो अर्थ पुल करती है दैट इज ग्रेविटी, ठीक है। ये फोर्स आपको दिखते नहीं है, कौन से? मतलब आपको बोलो से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ पे है, तो आपको दिखेगा नहीं डायरेक्टली, बट हर एटम्स में प्रोटॉन्स में जो बाइंडिंग होता है, उनकी बाइंडिंग होती है दैट इज बिकॉज ऑफ क्या? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस को देखते हैं, ठीक है। तो भाई ग्रेविटेशन एक बहुत ही फंडामेंटल फोर्स है ना, और ये बहुत सी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्रेविटी नहीं होती तो हम सब हवा में हो जाते हैं, इनफैक्ट कुछ पॉसिबल ही नहीं होता, पता है, कुछ रुकते ही दुनिया में, अर्थ में कुछ होता ही नहीं, समझे। अर्थ निकल जाते और आप जो है वहीं रह जाते हैं, खैर ना ही अर्थ सन ग्राउंड घूम रही होगी, समझे, कुछ नहीं होता अगर ग्रेविटी नहीं होती। ग्रेविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मुझे एक चीज याद है ग्रेविटी के क्लास लाइफ से, कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे ग्रेविटी लगाता है, बिल्कुल बड़ा लिखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ज्यादा होता है उसकी ग्रेविटी फील होती है, जिसका मास कम होता है उसकी ग्रेविटी फील नहीं होती। लिखिए सर अगर ग्रेविटेशन आप तो भाई, ग्रेविटेशन ना हो देखो कि क्या होता है, बताओ। सर बहुत स्पीड सारी चल रही है। हाँ ग्रेविटेशन ना हो तो बहुत स्पीड सारी चल रही है। ये ग्रेविटेशन का तो कुछ पॉसिबल नहीं था ना भाई, सोचो कुछ दुनिया में कहीं नहीं होता, हम लोग भी नहीं होते, कुछ नहीं होता भाई, कुछ अगर अर्थ पे स्टेबल रुक ही नहीं रहा है अर्थ पे, तो सोचो ना, अगर कुछ ही अर्थ पे रुक नहीं पा रही तो क्या बना लोगे, क्या बिल्डिंग बना लोगे, क्या कोई लाइफ ही नहीं पॉसिबल है, समझे ना, ठीक है। m1 m2, देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात कर रहा हूँ कि फोर्स बिटवीन टू मासेस is directly proportional to product of masses, है ना, and inversely proportional to square of distance between masses। बिल्कुल बिल्कुल भाई, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, बिल्कुल बिल्कुल विशाल सही बोल रहे हो आप। तो प्रोपोर्शनली ब्रेक मार्क को क्या आता है? g m1 into pi r square, ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है, ठीक है। प्रोपोर्शनली ब्रेक करते हैं g को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, g को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर यूनिट निकाले तो नाम हो गया कि भाई जी कितना आएगा? f(r² / m1m2), तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के, ये जी की वैल्यू होती है, ठीक है। और दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, सबके बीच में ग्रेविटी क्या करती है? काम करती है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सब में ग्रेविटी होती है, इवन हमारे आपके बीच में भी ग्रेविटी है, मेरे और चेयर के बीच में ग्रेविटी है, मेरे फोन के बीच में ग्रेविटी है, लेकिन रीजन क्या है? मासेस बहुत छोटे हैं। अनुष्का बेटा, फोर्स बिटवीन टू मासेस, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको ऐसा, है ना, ये पूछेगा नहीं आपसे, जैसा आपको फोर्स बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। वो लिखा है, मैं वही बोल रहा हूँ, है ना, कुछ ऐसा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही फंडामेंटल सा लॉ है, आपने 10th में पढ़ा हुआ शायद, याद आ गया तुमको, ठीक है। तो नॉर्मली होता क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ही वीक फोर्स होती है, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स
इज ए वीक फोर्स। ठीक है, और वीक होने में क्या होता है, हम इसको फील नहीं कर पाते। तो कहां पे दिखती बताइए, ये तब दिखेगी जब एटलीस्ट इसमें से एक मास क्या हो, एक मास बहुत ही बड़ा हो, बहुत ही ज्यादा। समझे, अगर एक मास बहुत बड़ा कर दिया जाए तो आपको फिर ग्रेविटेशनल फोर्स दिखने लगेगी। जैसे इन केस ऑफ, अब मेरे और मोबाइल में भी अट्रैक्शन फोर्स है, पर क्या है, बहुत ही वीक है, और मेरे और अर्थ में बहुत ज्यादा है। थोड़ा जंप मारूंगा तो दोबारा मैं क्या करूंगा, फिर अर्थ में। ठीक है, तो लिखिए इट बिकम सिग्निफिकेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम सिग्निफिकेंट between the planets. It becomes significant between the planets. Why? Reason क्या बताओ? Planets का मास बहुत ही ज़्यादा होता है, 10 पावर 24, 10 पावर 26 के ऑर्डर का होता है, तो वहाँ पे ये फोर्स हमको दिखती भी है। सर जैसे एक बॉडी का मास ज्यादा बड़ा होना चाहिए, दोनों बॉडीज का मास, मैंने एक बॉडी का मास, मतलब मैंने बोला सिग्निफिकेंट बिटवीन द प्लैनेट्स, मतलब एक प्लैनेट भी हो सकता है एंड इट कैन बी अदर ऑब्जेक्ट आल्सो। हाँ, डिस्टेंस ज़्यादा होता है ना। तो ये हमारा होता है ग्रेविटेशनल, और जी क्या होता है, जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है भाई, ये न्यूटन ने बताया था बहुत पहले एक्सपेरिमेंट कर करके। जी यूनिवर्सल होता है, अभी जी नहीं आएगा भाई, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज लिखें। सबसे पहले लिखें, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है पता है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है। आप मीडियम चेंज कर दोगे ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई हमारा मास तो ज्यादा होता है पर इसका कांस्टेंट तो बहुत कम है। आप एक बात करो, जो फोर्स होता है वो कितना होता है? तो बच्चे पूछ रहे हैं सर हमारे फोन में जो फोर्स लग रहा है उसमें हमारा मास तो ज्यादा है, फोर्स का मास कम है, तो वहां भी आना चाहिए। यार आप जी पे कंसंट्रेट करो, ये जी क्या है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 6.67 into 10 power minus 11। समझे? इसको बहुत ही, ये वैल्यू बहुत कम है। सर एक क्वेश्चन, ठीक है, मैं आपसे क्या बोल रहा था, लिखिए क्या बोल रहा था, ग्रेविटेशन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। सर फिर दोनों की वैल्यू बहुत हाई होनी चाहिए, m1 and हाँ, एवरेज बहुत हाई होनी चाहिए सिग्निफिकेंट फोर्स होने के लिए। दोनों की होगी तो और ज्यादा हाँ, फोर्स ज्यादा है। तुम कांस्टेंट की वैल्यू ना कितनी, नहीं, आप 10 पावर माइनस 11। छोटा एक बड़ा, छोटा बड़ा से मतलब था प्लैनेट्स के केस में, मान लो प्लैनेट के साथ ये अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वहां भी ग्रेविटेशन फोर्स दिखेगी, है ना। अरे क्यों ना की बात ये है, जी है ना, जो आपका m1 into by r स्क्वायर आएगा वो कम से कम 10 पावर 11 से क्या हो, बड़ा। बड़ा होगा। अब देख लो, तो अगर दोनों बड़े में दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं भाई, क्या दिक्कत है, और अच्छा रहेगा। ठीक है चलिए, क्वेश्चन है, हाँ बोलिए। हम वाटर में फ्लोट कर सकते हैं, हाँ वाटर में फ्लोट, तो हम सिंक क्यों करते हैं? वाटर में फ्लोट कर सकते हैं। नहीं कर सकते, वाटर से मेरी बॉडी थोड़ी सी स्विम कर सकते हैं, फ्लोट नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, डेंसिटी हमारी ज्यादा होगी वाटर से, हमारी डेंसिटी बॉडी की ज्यादा होगी, कम होगी वाटर से। तो चेक करना पड़ेगा, मुझे लगता है कि हमारी डेंसिटी ज्यादा होती है, तभी तो हमें पैर मारने पड़ते हैं ऊपर फोर्स लगाने के लिए। नहीं, अदरवाइज भी सर हम फ्लोट तो कर ही सकते हैं, हाँ फ्लोट तो कर सकते हैं। अगर सरफेस एरिया तो कर सकते हैं, बिल्कुल, अगर फ्लैट प्लेट है तो कर सकते हैं। सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, पॉइंट फोर्स लगेगी इससे ज्यादा। नहीं नहीं, पॉइंट फोर्स का उससे मतलब नहीं यार। हाँ अगर वाटर, चेक है ना, अगर वाटर बिल्कुल स्टिल हो, ठीक है,
बिल्कुल ही रुका हो, बिल्कुल कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। स्विमिंग पूल तो अगर हमारी डेंसिटी उससे कम हो गई तो मुझे फैक्ट चेक करना पड़ेगा, हमारी डेंसिटी उससे कम होगी किससे, अगर है ऐसा तो। अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पानी डेंसिटी ज़्यादा है, हमारी ह्यूमन बॉडी डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन उस समय आप उस पर क्या कर सकते हो, यू कैन फ्लोट, ठीक है। अगर आपकी डेंसिटी ज़्यादा है तो आप फ्लोट नहीं कर पाओगे। नॉर्मली वैसा डेंसिटी कम ही होती है, डेड बॉडीज ना फाइनली क्या करती है, फ्लोट कर जाती है। फ्लोट कर सकता है तो सिंक क्यों वो कर जैसे सकता है? पैराग्लाइडिंग होता है ना अंदर ही उसका बहुत फिजिक्स रीजन नहीं है, उसका सिंपली ये मतलब होता है कि थोड़ा सा टर्बुलेंस होता है ना पानी में, तो आप अप एंड डाउन जाते हो, तो टर्बुलेंस आपको लेके चला जाता है। अगर टर्बुलेंस ना हो कहीं तो बिल्कुल वाटर बिल्कुल स्टिल हो, बोलता है यू कैन फ्लोट। थोड़ा समझ रहोगे, पूरा कंप्लीटली फ्लोट नहीं करोगे आप, ठीक है। आपकी बॉडी मुझे लगता है कि 90% तो आपकी सबमर्ज रहेगी पानी में, है ना, थोड़ा सा ऊपर रहेगी, मतलब मुझे चेक करना पड़ेगा एग्जैक्टली, मैं भी कोई आपको कंक्लूड नहीं करके बता रहा हूँ कि ऐसा होगा, ठीक है। चलो, है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए, आपने क्या बोला था आपसे, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या, मीडियम, ठीक है। और दूसरा वर्ड लिखिए इसमें, ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स law of gravitation is applicable, Newton's law of gravitation is applicable for point masses, point masses। जब हमने लॉ पढ़ा ना, g/r², इसमें दोनों m/2 क्या है, पॉइंट मास है। पॉइंट मास मतलब बहुत ही छोटे मासेस हैं, है ना। और सपोज को दो बड़े बड़े मासेस हैं, उनके बीच में आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा बताओ, इंटीग्रेट करना पड़ेगा फोर्स निकालने के लिए, है ना। क्योंकि उस जैसा सपोज करो मुझे इन दो बॉडीज में फोर्स निकालना है इनके बीच में, ठीक है, तो मैं इनको आई कैन नॉट ट्रीट एज अ पॉइंट मास। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरी बॉडी को छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, इस बॉडी को छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, फिर उसको इंटीग्रेट करके निकालेंगे, ठीक है। उसको पॉइंट्स पे भी नहीं जा रहे हैं लोग, बट ऐसे क्वेश्चंस आगे आएंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने कि न्यूटन्स ये किस पे एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मासेस, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, दो बातें ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर क्या, वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है, वेट ऑफ, सिर्फ वेट करके व्हाट इज वेट। चलिए सारे क्वेश्चन जो बताएं, किसी बॉडी का वेट क्या होता है, अगर आप अर्थ पे खड़े हैं, है ना, तो जो अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको वेट बोलते हैं, है ना। यार अर्थ आपको अंदर खींचेगी ना, ऐसे पुल करेगी ना, क्यों भाई, और आप क्या करोगे, आप अर्थ को पुल करोगे, ठीक है, इसको वेट बोलते हैं। बताइए, इस बंदे का मास m है, अर्थ का मास कितना है, m ही, तो उस बंदे पे कितना फोर्स आएगा भाई, अरे वो बताएगा कुछ, तो हम बोल रहे हैं कितना कितना फोर्स आएगा इस पे, कौन बताएगा, चलो भाई लिखिए, फोर्स बिटवीन G_m अपॉन r², आएगा नहीं आएगा, है ना। G/r², और r क्या होगा इसका, डिस्टेंस, कहां से, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, ये फोर्स आएगा इस मैन पे, ठीक है। इसी को बॉडी वेट बोलते हैं, पता है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बॉडी वेट बोलते हैं। इसको बोलते हैं बॉडी वेट, ठीक है। अगर m से कैसे कर दिया जाए तो क्या बताइए, g कितना आ जाएगा, क्यों भाई, g की वैल्यू आ जाएगी G_m/r², इसको बोलते हैं एक्सेशन ड्यू टू
ग्रेविटी, है ना। उसकी वैल्यू कितनी होती है, सारी वैल्यूज पुट करेंगे आप, इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 9.81 मीटर पर स्क्वायर। समझ गए, ये ग्रेविटी की वैल्यू होती है कहाँ पे, अर्थ के सरफेस पे। चलिए सारे मार्क्स के लिए सेम। हाँ यार, हर पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट होती है, ग्रेविटी वेरी करती है ना। ये जनरल में बता दिया कि अगर आप निकालेंगे तो यू गेट इट समवेयर अराउंड 9.81। अब इसके रीजन है बहुत सारे, ठीक है। क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो सबको समझ में आ रहा है भाई, जो अर्थ पे ऑब्जेक्ट होता है उसके जो अर्थ का फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेट, है ना। और जो किसी बॉडी का एक्सर्शन होता है वो भी किसके फोर्स से आता है, इस पेन को भी छोड़ दिया जाए, है ना, तो कितना फोर्स आएगा इस पे, G_m_a/r², ठीक है। लगभग ये अर्थ की रेडियस पे अगर थोड़ा ऐड करोगे तो सभी अर्थ से कितना ऊपर है, 1-2 मीटर ऊपर है, नहीं 2 मीटर, यू कैन इग्नोर इट। अर्थ की रेडियस कितनी होती है 6400 किलोमीटर, बहुत हो गई है, उसमें 1-2 मीटर यू कैन इग्नोर इट, ठीक है। तो पेन पे कितना फोर्स आएगा, इतना फोर्स आएगा, कितना G_m_a/r² एंड दिस इज इक्वल टू ma। ये ma तो लिखा हुआ है यार, हम लोग लॉ ऑफ मोशन पढ़ते आ रहे हैं, ये उसका a तो लिखा हुआ है, और उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको g बोल देते हैं, ये फोर्स हो गया और ये क्या हो गया, दिस इज ma। तो यहाँ से एक और आके मैंने g लिख दिया बस, और कुछ नहीं है। तो g की वैल्यू आ गई, दिस इज 9.8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, वेरिएशन ऑफ, अच्छा पहले से एक दो बेसिक से क्वेश्चन देख लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे, जो कि आपके स्कूल एग्जाम में पूछा जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ना। सारे बच्चों में आंसर देंगे। एक यहाँ पे मास है 9, ठीक है, और एक यहाँ पे मास है 2 मास है, और डिस्टेंस कितनी है, दिस इज r, ठीक है। इनके बीच में यू हैव टू पुट अ मास सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। कौन, क्वेश्चन में 2 मासेस है, नोट कर लिए क्वेश्चन। 2 मासेस 9m and m are placed r distance apart. 9m and m are placed r distance apart. Where should a third mass be placed? Where should a third mass be placed so that it doesn't experience any force? So that it doesn't experience any force. ठीक है, इस पे कोई फोर्स नहीं आएगा, किस पे, इस मास पे। सौरभ बेटा क्या बोला मैंने, अनुष्का बोला यार, मैंने सौरभ बोला है 2 masses 9m and m are placed r distance apart, है ना। Find the position of third mass m। फोटो भेज रहा हूँ मैं, देखो ठीक है, ग्रुप में फोटो वाली चेक करिए भाई, कोई बताएगा मुझे कुछ क्वेश्चन का मतलब समझ में आया यार। इस स्मॉल एम को कौन कौन पुल करेगा, इस स्मॉल एम को कौन पुल करेगा, 9m पुल करेगा, उधर से m पुल करेगा। इस पे नेट फोर्स नहीं आ रही है, इसको क्या रहना है, इसको बिल्कुल मिड में रहना है। तो ऐसा कब होगा बताओ, जब दोनों फोर्सेस का होगा इक्वल हो जाए, है ना। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि मैंने इसको यहां से x डिस्टेंस पे पुल किया है, ठीक है। बताइए ये कितना आएगा, दिस विल बी r - x। बताइए 9mm में कितना फोर्स आएगा, कितना फोर्स आएगा, G9m इनटू अपॉन कितना x स्क्वायर। स्मॉल m कैपिटल में कितना फोर्स आएगा,
समझ में आ रहा है सबको? ये किसके बीच का फोर्स है? बिटवीन दिस 9 एम एंड है ना? और ये कौन सा फोर्स है? बिटवीन दिस कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। ठीक है, दोनों सेम न्यू कर दिए, इसलिए कर दिए क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि दिस मास शुड बी एट 1। इसको रेस्ट पे रहना है, रेस्ट पे कब रहेगा? जब लेफ्ट राइट फोर्सेस क्या होंगे? बैलेंस। ठीक है, चलिए आप लोग भी सॉल्व करिए, मैं भी सॉल्व करता हूँ। कोई बच्चा मुझे x की वैल्यू बताएगा? इक्वेट मारते हैं तो जी से जी जाएगा, mm से mm जाएगा, सब कटेगा। we have 9 upon x square is equal to 1 upon r minus x square। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक भी ओपन कर सकते हैं, देखिए, है ना? और एक तरीका और है कि मैं इसको अंडर रूट लूं तो 9 का रूट कितना होगा? बोलिए 3, और r माइनस x का होल स्क्वायर कितना होगा? r माइनस x। इसको भी क्या राइट प्लस माइनस x। ठीक है, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी क्या राइट प्लस माइनस x, या फिर यू कैन ओपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन वो सीधा चाहे वाला फॉर्मूला लगा के यू कैन फाइंड इट्स रूट। ठीक है, तो टेकिंग प्लस साइन, दिस क्वेश्चन इज स्ट्रेट फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, टेकिंग प्लस साइन, ये x 3r minus 3x is x, तो 4x is 3r, और x is how much? 3r। समझ गया? एंड टेकिंग माइनस साइन, taking minus sign, 3r minus 3x is minus x, 3r is 2x, if कितना आएगा? 3r is 4x है ना, और यहाँ से कितना आएगा? 3r वैल्यू क्या होगा? बोलिए यार, 3r बाई 2 r से ज्यादा होगा ना, पॉसिबल नहीं है। क्यों? उनके बीच में रहना है उसको, ठीक समझा? अगर इसको बीच में रहना है कहीं पे तो x की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी? इट शुड बी लेस देन r, और यहाँ कितनी वैल्यू आएगी? 3r बाई 2 मींस 1.5r, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो केस पॉसिबल नहीं है तो हम इसको ले लेंगे x is 3r बाई 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और बताइए आप मुझे, छोटा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस थोड़ी सी वेक्टर की नॉलेज चाहिए होगी। देखिए यहां पे थ्री मासेस हो गए, ईच एम सबके मासेस क्या है? सेम है। ठीक है, तो अभी आपको इस पे बताना कितना फोर्स आएगा। वो बोलेगा फाइंड फोर्स ऑन मास m, फाइंड फोर्स ऑन A ड्यू टू BX। ग्रेजुएशन चैप्टर छोटा है ना, जल्दी फिनिश हो जाएगा। स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा आपको स्कूल के एग्जाम पे फोकस कर लो, है ना? तो वहाँ भी बैलेंस बना के चलो, नॉर्मल मोशन चल रहा है, फिनिशन चलेगा, उसको करते रहो, है ना? स्कूल में जब थोड़ा गड़बड़ होता है तो बहुत टेंशन होती है। चलिए भाई बताइए, कौन बताएगा मुझे? ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस A और ये डिस्टेंस C। मेरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज फोर्स ऑन A ड्यू टू B एंड C? कौन बताएगा मुझे? भाई ए को कौन कंट्रोल कर रहा है? बी भी और सी। अच्छा, बी का फोर्स कितना है? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, चलो भाई कौन बताएगा कितना है? जी एम एस कौन कितना? क्लियर सही हो? ठीक है भाई, किसी बच्चे ने सही लिखा। एंड व्हाट इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी? तो भाई फोर्स ऑन ए
ड्यू टू सी कितना आएगा भाई? ये भी आएगा जी में बाई। हाँ अब बोलो दोनों के मैंने फोर्स निकाल दिए, अब बताओ नेट फोर्स कितना आएगा? अब वेक्टर है ना फोर्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, देखो फोर्स ऐसे लग रही है आप इमेजिन करो ना, अगर मैं किसी को एक फोर्स एफ ऐसे आ गई एक एफ ऐसे आ गई, हाँ दो फोर्स ऐसे आ गई ना, 2f कब होता है बताओ? अगर किसी बॉडी में दोनों फोर्सेस बिल्कुल सेम डायरेक्शन तब 2f होता है। अब एंगल चेंज करोगे तो क्या होता है? रिजल्टेंट कम होने लगता है, रिजल्टेंट मैक्स होता है ना। तो कभी भी f और f दो फोर्सेस हैं तो डोंट से कि रिजल्टेंट विल बी 2f। 2f किस केस में होगा? ओनली इफ फोर्सेस आर पैरेलल, है ना। और आपने एंगल चेंज किया तो फिर हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है अंडर रूट f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60। सॉल्व करोगे इसको यू विल गेट रूट 3f और f की वैल्यू कितनी है? gm स्क्वायर बाई a स्क्वायर। ये फोर्स आ जाएगा दिस फोर्स, ठीक है, रूट 3 gm स्क्वायर बाई a स्क्वायर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए इसमें। अब ये भाई पक्का है आपके जो भी एग्जाम होंगे ना, जो अगला मैं पॉइंट बता रहा हूँ लेके आए। नेक्स्ट देखिए आप, वेरिएशन इन ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ। अब ये थोड़ा ट्रिकी है ना, वेरिएशन इन ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ। हाँ 10 मिनट हो जाएगा लेकिन लास्ट क्वेश्चन खत्म हो जाएगी ना, एक टॉपिक भी बढ़ जाएगा। लेकिन वेरिएशन इन ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्जाम, समझे? डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका भी स्कूल एग्जाम से ध्यान से देख लें कि इससे पहली वाली डेरिवेशन और ये इसमें से आपको एक पक्का मिलेगी, लिख लो भी नोट्स में से। इस बात को नोट्स में लिख लो यार, ये डेरिवेशन पक्की आ रही है। वेरिएशन ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ। अब इससे पहले आपको थ्योरम पढ़नी पड़ेगी, बताएं इस डेरिवेशन से पहले एक थ्योरम भी पढ़नी पड़ेगी, छोटी सी थ्योरम है, बहुत आसान है कुछ नहीं, अभी 10 मिनट से खत्म हो जाएगा। देखो ये और क्या क्लासेस थी? स्फेरिकल चल रही है स्फेरिकल शेल हो गई है, ठीक है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ शेल थ्योरम के बारे में, बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम है। शेल थ्योरम, ठीक है। शेल थ्योरम क्या होता है? एक शेल ले लेते हैं, है ना, मतलब स्फीयर है, खोखला अंदर से पूरा खाली, ठीक है, और इसके अंदर जाकर एक मास को रख दिए कहीं शेल के अंदर। शेल का मास कितना है? कैपिटल एम है, और मैंने यहाँ कहीं भी मास एम रख दिया। इसके ऊपर शेल का फोर्स 0 होता है। वैसे शेल चारों तरफ से ना, तो शेल उसका चारों तरफ से फोर्स अप्लाई करेगा। जो इधर का पोर्शन है वो इस पे किधर फोर्स अप्लाई करेगा? उधर, और ये पोर्शन इधर, समझे? इसको मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं, बट अभी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अब इसे याद रखना है, जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो यू कैन डिराइव इट क्लास 12 में। कहीं सेंटर रख लो, कहीं रख लो, इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स। बस साइड में वाला वो वहां वाला तो खींच लेंगे। हाँ साइड में वाला तो वहां वाला तो खींच लेंगे। सर डिस्टेंस भी दोगे ना, कुछ कौन से? डिस्टेंस करूंगा इस साइड चलो। हाँ और वहां ये वाला- मास ज्यादा होगा, नहीं, उस साइड वाले तो खींच ही लेंगे उस तरफ। क्योंकि सर वहां का डिस्टेंस कम है वहां का। भाई ये मास भी बहुत ज्यादा है ना, ये वाला मास भी तो खींचेगा। लेकिन सर डिस्टेंस उसका कम है इसमें। भाई डिस्टेंस कम है तो उसका इफेक्ट तो कम हो गया। ये अब याद में इसको रख दिया, ठीक है। कौन खींचेगा? ये पोर्शन खींचेगा ना, ये
और इधर कौन खींच रहा है, इतना पूरा खींच रहा है, इसको इधर मिलकर सब बैलेंस हो जाता है। इस चीज को मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, अभी आपको फील नहीं आएगी, जैसे आपने बोला ना कि सर क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली याद रखना है, लिखिए आप, if a mass is placed, if a mass is placed inside a spherical shell, it will experience no force. It will experience no force. और एक तरह से शेल के अंदर ग्रेविटी खत्म हो जाती है, समझ गए ना। शेल के अंदर क्या चीज खत्म हुई, शेल की अपनी ग्रेविटी, अर्थ की तो रहेगी यार, भैया इसको रखोगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो अर्थ इसको क्या करेगी, पुल कर लेगी। तो शेल की अपनी ग्रेविटी होती ना, हर चीज की अपनी ग्रेविटी होती, हमारी अपनी ग्रेविटी, आपकी अपनी ग्रेविटी है, वो चीज यहाँ पे क्या हो गई, वो चीज खत्म हो जाती है, शेल की अपनी ग्रेविटी नहीं बचती है, ठीक है। तो लिख लो, ग्रेविटी ऑफ शेल एट इनसाइड पॉइंट्स, gravity of shell at inside points is 0। जैसा होता है, ठीक है, इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, अभी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसमें ग्रेविटी उसकी 0 होती है, फोर्स आने का ही नहीं, क्लियर। चलो शेल तो समझ में आ गई, उधर बड़ा ठीक है ना, थोड़ा बहुत समझ में आई होगी कि इधर इधर के फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस में, ठीक है। मेरा टॉपिक क्या चल रहा है, हमारा टॉपिक चल रहा है वेरिएशन इन ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ। अगर हम अर्थ के अंदर से जाए तो क्या होगा, ग्रेविटी कैसे वेरी करेगी, ठीक है। तो चलिए वही बात बनाइए आपको, ठीक है। रेडियस कितनी अर्थ की, आर, क्लियर। और मुझे यहां से x डिस्टेंस पे ग्रेविटी पता करनी है, समझे। यहां एक ऐसे स्फीयर टाइप का बना देते हैं, ऐसे स्फीयर बना देते, ठीक है। और यहां कोई मास रखा हुआ है, स्मॉल है, क्लियर। अब जिस पे क्या करना है, ग्रेविटी कितनी आएगी। तो चलिए सबसे पहले बताइए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सरफेस ऑफ अर्थ, है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सरफेस ऑफ अर्थ, कितना फोर्स आएगा बताना था पहले, आपको बताया कितना फोर्स आएगा, G M E M अपॉन आर स्क्वायर, आएगा नहीं आएगा, सबको क्लियर है ना। अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर रखा है तो कितना फोर्स आएगा, ये भी आर स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं, M G, राइट, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर। अब देखो भाई, ऐसे स्मॉल को मैंने यहां रखा हुआ है, ठीक है। तो यहां से मैंने स्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको बोलेंगे शेल, बाहर एक है, ये शेल है, और जो अंदर है वो क्या है, उसको बोलते हैं कोर। समझ में गया कि मैं अर्थ को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में। कहां पे, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा था वहीं से मैंने एक अंदर की कोर बना दी और बाहर का शेल बना दिया, ठीक है। अब ये बताओ शेल की वजह से इस पे कितना फोर्स आएगा, आएगा, समझे। तो अगर इसमें जो फोर्स आएगा ना, किसका आएगा, सिर्फ कोर का आएगा। तो लिखिए आप, अर्थ इज assumed to be made of, अर्थ इज assumed to be made of inner core and outer shell, ठीक है। और वो बाउंड्री कहां से पास करेगी उसकी,
जहाँ पे स्मॉल एम रखा है वहीं से उसकी बाउंड्री को मैंने पास करा दिया जाए, ठीक है। किसका फोर्स आ रहा है इसमें बताओ। अब अकॉर्डिंग टू शेल थ्योरम इसमें शेल का फोर्स कितना आएगा, लिखिए अकॉर्डिंग टू शेल थ्योरम, अकॉर्डिंग टू शेल थ्योरम force on a small m according to shell theorem force on a small m due to outer shell is 0, ठीक है। it experiences force only due to inner core, समझ में आ गया। तो ग्रेविटी किसकी आ रही है, सिर्फ और सिर्फ इनर कोर की ग्रेविटी आ रही है, आउटर शेल की ग्रेविटी नहीं आ रही है, ठीक है। मास ऑफ इनर कोर m डैश, ठीक है, मास ऑफ इनर कोर इज m डैश, समझे। तो बताइए इनर कोर का फोर्स कितना आएगा, चाबी कोड force on small m due to inner core m dash m G inner core का मास कितना है, m डैश, इसका मास कितना है स्मॉल m, G m डैश इनटू स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, स्क्वायर की डैश लिख सकते हैं, दिस इज इक्वेशन। कोई डाउट होता है, सबको क्लियर है, समझ में आनी बात ना। इस पे जो फोर्स आ रहा है किसका भी निकाला मुझे बताओ, इस आउटर शेल का फोर्स आई इनर से जो भी फोर्स आ रहा है किसका आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ कोर का फोर्स आ रहा है। कोर का मैंने मास लिख दिया, ये फोर्स आ गया, ठीक है। अब मुझे कोई बच्चा कोर का मास बताएगा कितना आएगा, चलो भाई अब ये थोड़ा सा 10th क्लास की मैथ्स हो गई है ना, कि मेरे पास एक स्फीयर है, इसकी रेडियस कितनी बताइए, r, एक अर्थ है इसका मास कितना है m, रेडियस ठीक है। मैंने उसके अंदर से एक और गोला काट के निकाल दिया, कितने रेडियस का x, तो हाउ टू फाइंड इट्स मास, चलो सारे बच्चों ने बताएं कि एक बड़ा सा स्फीयर था, उसके अंदर से मैंने छोटा सा स्फीयर कट करके बाहर निकाला, तो हाउ टू फाइंड मास ऑफ दिस स्मॉल स्फीयर, वॉल्यूम में डिवाइडेड बाय मास। तो सही बोला इन्होंने, जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो किसमें, वॉल्यूम में। कोई लाइन में होता है तो उसका लाइन में मास होता है, कोई एरिया में होता है तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में होता है। अभी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी को यूज करना पड़ेगा, है ना। भाई डेंसिटी कैसे निकलती है, मास अपॉन वॉल्यूम, सबको पता है। डेंसिटी पूरे की क्या यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो पहले डेंसिटी निकालते हैं इसकी अर्थ की, और फिर उसको इसके वॉल्यूम, डेंसिटी और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन कर देता है। पहले क्या करेंगे, पहले अर्थ की डेंसिटी निकालेंगे, अर्थ का मास पता है, अर्थ की रेडियस पता है, जब डेंसिटी निकल आएगी उसको क्या करेंगे, कोर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझे। तो डेंसिटी और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन क्या देता है, कोर का क्या जाएगा, मास, समझ गए। उसकी वैल्यू पुट करेंगे और डराइव करेंगे। तो लिखिए आप डेंसिटी ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ अर्थ बताइए कितनी होगी, चाबी बोलो। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन ये होती है डेंसिटी, 4/3 स्क्वायर हो गया ना, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे आप, मास ऑफ क्या, इनर कोर कितना है बताइए, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये तो आएगा। तो भाई वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, कोरस का वॉल्यूम कितना है, पाई x क्यूब, और डेंसिटी कितनी है, me अपॉन 4/3 पाई कितना, 4/3 पाई से 4/3 पाई कटेगा, कितना है बताइए,
बाय REQ थोड़ा सा ये पार्ट डेरिवेशन में लंबा हो जाता है ना कि हमें उसके इनर फोर्स का कोर का क्या करना पड़ता है मास। अब क्या करना है उसके बाद बोलो, जैसे पहले किया था 2 को 1 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे और m डैश से क्या कर देंगे वैल्यू लिख डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1 ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा बताइए, ये नीचे आ जाएगा ना कौन नीचे आएगा जी एम ई एम अपॉन में क्या नीचे आएगा, अपॉन में कितना नीचे आएगा यार स्क्वायर ना, और इधर कितना है बताइए एम जी डैश अपॉन क्या समझे। तो 2/1 कर दिया, इस 1 को भी नीचे ले आया, ठीक है। तो क्या है 2/1 करने में यहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्या क्या कैंसिल होगा बताओ भाई, जी से जी कैंसिल होगा, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल होगा, इधर स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल होगा, और नीचे का आर स्क्वायर बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा अपॉन एम इंटू कितना एक्स स्क्वायर ये वैल्यू आ रही है। तो भाई अब m डैश की वैल्यू पुट करना है, m डैश कितना है बताइए, m डैश की वैल्यू कितनी m e x क्यूब बाय r e क्यूब है ना, और इनटू कितना है अपॉन g डैश बाय g कितना है भाई सही है m e x क्यूब बाय r e क्यूब ये m डैश की वैल्यू पुट कर दी मैंने। अच्छा m e का नीचे ना नीचे यहाँ पे we have m e x स्क्वायर कितना बचेगा सब कट कर बताइए, शायद x बाय r ही बचेगा, यस इसकी वैल्यू g डैश बाय g बस हमें निकालना क्या था, g डैश निकाला था, g डैश कितना हो गया g x बाय r। आगे बढ़ना g डैश इक्वल टू x बाय तो हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, वेरिएशन इन ग्रेविटी ड्यू टू क्या डेप्थ तो आई नहीं भाई, ये x क्या है नहीं x क्या है सेंटर से, तो बात किसकी चल रही थी डेप्थ कहाँ से होगी सरफेस से होगी है ना, तो साइड डायरेक्शन का मेन पार्ट तो यही है, इसको बोलेंगे डेप्थ, किसको ये डेप्थ होगी समझे सरफेस से नीचे, और आप देख सकते हो कि जो हमारा x होगा कितना होगा बोलिए कितना होगा r माइनस होगा नहीं होगा, तो इस फॉर्मूले में x के प्लेस पे r माइनस लिख देते हैं, तो बताइए क्या बनेगा x के प्लेस पे r माइनस पुट करने के, तो g डैश कितना आ जाएगा r माइनस d अपॉन क्या r, बताइए g डैश कितना हो जाएगा, g कॉमन ले लेते हैं क्या बनेगा फॉर्मूला 1 माइनस d बाय r, ठीक है। तो इन दो डेरिवेशन में से एक आपके यहाँ डेफिनेटली आनी है, ठीक है, वेरिएशन ग्रेविटी ड्यू टू समझ गई बात। तो ये चैप्टर इसी इतना मुश्किल नहीं है ना, तो ये सब चैप्टर्स में क्या होता है ना वो सब वही सब कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लॉज ऑफ मोशन एंड फोर्स, हाँ बोलो और नो बेटा फॉर्मूला जो ड्राइव कर रहे थे वो डेप्थ के लिए ड्राइव कर रहे थे, बट हमारा फॉर्मूला निकल के आया था वो फॉर्मूला x के लिए आया पता है, और x डिस्टेंस कहाँ है, x इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो
अगर मैं इस पॉइंट को डेप्थ के टर्म में लिखूंगा, डेप्थ का मतलब होता है डिस्टेंस कहां से, सरफेस से। यू कैन सी जो डेप्थ होगी d और ये जो x होगा इनमें क्या रिलेशन होगा, x इज r माइनस d। टोटल रेडियस कितनी है, क्या टोटल r है नहीं, तो r से x को माइनस कर दोगे आपको d मिल जाएगा, या r से d को माइनस करोगे x मिल जाएगा। इस x को मैंने इस फॉर्मूले में जाकर सेट कर दिया, ठीक है। बस ये फॉर्मूला बन गया v डैश c 1 माइनस d बाय r। क्लियर, ठीक है। चलो डन है। दो एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के ग्रेविटेशन एक वीडियो भेजूंगा आप लोगों को आज ही, ठीक है। खत्म कर लो जल्दी से। और कॉम्पिटिशन में भी ये सब नहीं कराया जाएगा दोबारा, मतलब आपका 70% में कवर हो जाएगा। किसमें, इन क्लासेस में 70% कवर हो जाएगा, सिर्फ वहां प्रॉब्लम बचेंगी, समझे।